हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ नया सेशन। कल के सेशन हमने डिस्कशन किया था टेम्परेचर कोफिशिएंट जो और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, सीरीज पैरेलल कनेक्शन। आज अपने सेशन में देखते हैं हम शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का कंसेप्ट। तो आइए देखते हैं शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। तो सब पहले शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब हम दो वायर को आपस में डायरेक्टली जोड़ देते हैं, दो वायरों को डायरेक्टली जोड़ देते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उस कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाता है और वोल्टेज भी जीरो हो जाती है। तो देखते हैं ये कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, प्लस माइनस, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी है और करंट I है। यदि इफ V इक्वल टू 0 वोल्ट, तो V इक्वल टू क्या होता है? IR V0। तो V0 लाने के लिए यहाँ पर I नॉट इक्वल टू 0, मतलब I की कोई ना कोई वैल्यू अवश्य होगी। एनी वैल्यू I की कोई वैल्यू जरूर होगी, मतलब I 0 नहीं होगी। तो वोल्टेज को 0 लाने के लिए क्या करेंगे? जीरो कब आएगा? वोल्टेज जीरो जब आएगा जब हम R की वैल्यू 0 रखेंगे, R की वैल्यू 0 रखेंगे। तो 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है R हमारा हो गया 0 ओम, R हो गया 0 ओम, 0 ओम आ गया, इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट। तो इसका मैं फिगर और रीअरेंज करके ऐसे कर सकता हूँ। ये शॉर्ट हो गया, I रेजिस्टेंस R इक्वल टू 0 ओम, तो वोल्टेज हो जाएंगी V इक्वल टू ऑल्सो 0, V भी 0 वोल्ट। तो क्या समझे शॉर्ट सर्किट से? शॉर्ट सर्किट से हम समझे कि शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 हो जाता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 0 हो जाती है। जहाँ रेजिस्टेंस 0 हुआ वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया और करंट की वैल्यू हाई हो जाती है। इस कंडीशन में नोट इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन, R इक्वल टू 0, देन करंट शुड बी वेरी हाई। करंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे निकाल सकते हैं कैसे? करंट वेरी हाई इन्फिनिटी, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट इन्फिनिटी हो जाती है। I इक्वल टू B अपॉन R कितना हो गया? 0। तो किसी में 0 का डिवाइड करें तो क्या आ जाता है? इन्फिनिटी। तो करंट कितना हो गया? इन्फिनिटी। तो क्या होता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में? वोल्टेज 0, रेजिस्टेंस 0, रेजिस्टेंस के 0 होने से करंट हमारी इन्फिनिटी हो जाती है, यानी बहुत अधिक हो जाती है। तो आप समझे होंगे कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। अब देखते हैं ओपन सर्किट। कोई वायर है
जिसका रेजिस्टेंस आर ओम, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज वी है, प्लस माइनस। इफ आई इजकल टू जीरो, आई इजकल टू जीरो, ओम्स के लॉ नियम से आई इजकल टू बी अपॉन आर, आई जीरो लानी है हमें। जीरो कब आएगा? जीरो कब आएगा? जब आर हमारा इन्फिनिटी हो, आर हमारा इन्फिनिटी हो, आर इन्फिनिटी होगा हमारा, तभी आई जीरो आएगी। और यहाँ पर v नॉट इजकल टू जीरो, v इजकल टू एनी वैल्यू, एनी वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पर v की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, जीरो नहीं होगा। तो जीरो इजकल टू जीरो, यहीं ये हो गया r। तो ओपन सर्किट की कंडीशन में क्या हो गया? r इजकल टू इन्फिनिटी। ओपन सर्किट की कंडीशन में r इजकल टू इन्फिनिटी, तब i बराबर हो जाएगा जीरो। i बराबर क्या हो गया? जीरो। i बराबर हो गया जीरो। फिगर को रीअरेंज करके बनाता हूं मैं, देखते हैं। i बराबर जीरो, i जीरो कब होगा? ऐसे, ये हो गया ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, i हो गया जीरो। वोल्टेज की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, वोल्टेज की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। तो समझे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होता है, ओपन सर्किट कंडीशन में करंट कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है। तो आप समझे। आगे चलते हैं, हम कुछ सोर्सेस के बारे में जानेंगे। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स कैसे कैसे किस टाइप के होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो आइए मैं इसको रफ करता हूँ। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स के बारे में आगे जानेंगे। टाइप ऑफ सोर्सेज, टाइप्स ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज होते हैं, स्रोत को बोल देते हैं, सोर्सेज स्रोत। टू टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्सेज, डिपेंडेंट सोर्सेज, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, डिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज में आते हैं वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इसमें आते हैं चार तरह के। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ये चार तरह के आते हैं, एक एक करके इनको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंडिपेंडेंट सोर्स। सबसे पहले देखते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। तो देखते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स कौन से होते हैं?
प्लस माइनस, ये हो गया इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट सोर्स। तो ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। जो मैंने ये बनाया है एरो, एरो का मतलब है ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस। तीर का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो प्लस का होता है और पीछे वाला बैक वाला माइनस का होता है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। आगे देखते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स। चार तरह के होते हैं, तो चारों को मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्सेज, पहला आया वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो इसका फिर बनाता हूँ, देखो ये कि वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज बी आई मान लेता हूँ मैं। यहाँ पर कोई दूसरा वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी आई। तो यहाँ पर प्लस माइनस बी नॉट बराबर हो जाएगा ए बी आई। अब कैसे पता पड़ रही है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है ये? तो ये है कंट्रोलिंग वोल्टेज। ये वाला वोल्टेज सोर्स इस वाले से कंट्रोल हो रहा है। ये वाला वोल्टेज सोर्स जो है इस वाले वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है। अगर ये बदल जाएगा, ये बी आई बदलेगा तो ये वोल्टेज सोर्स भी बदल जाएगा। तो ये हो गया वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। आगे देखते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। इसे मैं रफ करता हूं। दूसरा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो देखो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स, इसकी वोल्टेज बी आई, इसकी वोल्टेज बी आई। प्लस माइनस बी नॉट, इसकी करंट हो गई बीटा वी आई।
जो डायमंड शेप में होता है, इसे मैं डायमंड शेप में भी लिख सकता हूँ, चाहे डायमंड शेप में लिख लो तब भी है और ना लिखो तब भी है, क्योंकि हमें तो इससे मतलब है। अगर ऐसा आ रहा है तो वोल्टेज ये डिपेंडेंट सोर्स है, अगर ऐसा आ रहा है तो, अगर ऐसा आ रहा है तो ये डिपेंडेंट सोर्स है। जरूरी नहीं ऐसा बना दिया तभी ये डिपेंडेंट सोर्स होगा, समझ रहे हैं आप बात को? जरूरी नहीं ऐसी शेप में बना दिया तभी डिपेंडेंट सोर्स होगा, ऐसी शेप बना दी तभी डिपेंडेंट सोर्स है, ये मतलब नहीं है। डिपेंडेंट तो इससे मतलब है कि इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे डिपेंड कर रहा है इस पर, तो इससे मतलब है हमें। अगर ऐसा आ गया तभी डिपेंडेंट सोर्स है, चाहे इसे गोल बना दो चाहे इसे डायमंड शेप बना दो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो बी नोट बराबर हो जाएगा बी आई। तो ये हो गया वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, शॉर्ट में वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो कैसे कंट्रोल हो रहा है? ये वाला वोल्टेज सोर्स है, ये कंट्रोलिंग वोल्टेज। कंट्रोलिंग वोल्टेज कैसे है? क्योंकि ये इस वाले करंट सोर्स को ये वाला वोल्टेज सोर्स कंट्रोल कर रहा है। अगर ये बी आई बदल गया, ये बी आई बदल गया तो ये करंट सोर्स भी बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ बी आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो करंट सोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो समझे आप वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स को। आगे देखते हैं थर्ड, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। प्लस माइनस, कोई फैक्टर मान लेते हैं इसमें, एक्स आई एस वी नॉट बराबर एक्स आई एस। इसमें ये वाला हो गया कंट्रोलिंग करंट, क्योंकि इस वाले करंट से चेंज करने से, इस वाले करंट को चेंज करने से ये वाला वोल्टेज सोर्स बदलेगा, क्योंकि वेरिएबल है, ये बदलेगा तो ये बदलेगा, ये बदल गया तो पूरा ही फैक्टर बदल जाएगा। तो ये हो गया करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। आगे देखते हैं एक और थर्ड, ये वाला थर्ड है, अगला वाला फोर्थ, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये करंट है, डायमंड शेप बना लो, ज़्यादातर इसी शेप में बोलते हैं, ये डायमंड शेप में। आई एस बाई आई एस, ये हो गया कंट्रोलिंग करंट कंट्रोलिंग करंट। इस वाले करंट से चेंज होने से ये वाला करंट सोर्स बदल जाएगा, V नॉट बराबर बाई आई एस।
आई नॉट बराबर बाई। तो आपने देखा ये डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में आपको ये पता होनी चाहिए कौन से के वोल्टेज सोर्स से कंट्रोल करने से क्या कंट्रोल हो रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, हम देखते हैं आगे। इसे रफ कर देते हैं। आगे बात करते हैं हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स और आइडियल करंट सोर्स क्या होते हैं। चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये आइडियल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। देखते हैं। सबसे पहले वोल्टेज सोर्स की बात करूंगा मैं, आइडियल प्रैक्टिकल दोनों की। तो लिखता हूं आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करता हूं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। देखो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्लस माइनस, ये वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज वी एस, इसका रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई। लिख देता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल मतलब आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ऐसा सोर्स है जिसके सीरीज में एक मिनिमम रेजिस्टेंस लगा हो, जिसके सीरीज में मिनिमम रेजिस्टेंस लगा हो। इसकी जो वैल्यू होगी आर आई की वैल्यू मिनिमम होगी, आर आई की वैल्यू मिनिमम होगी। तो पूछा जाता है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो आपको याद रखना है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। अगर मैं इसको आर आई इक्वल टू 0 ओम, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाता है तो ये वोल्टेज सोर्स आइडियल बन जाता है, ये वोल्टेज सोर्स आइडियल बन जाता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, रेजिस्टेंस 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, अभी पीछे समझाया था। R इक्वल टू 0 BS। ये हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स। पूछा जाता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। तो ये हो गया आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब देखते हैं आइडियल प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। करंट सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स वो होता है जिसके पैरेलल में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा होता है, जिसके पैरेलल में वोल्टेज सोर्स को तो सीरीज में लगा रहता है लेकिन करंट सोर्स के लगाता है पैरेलल में। तो बनाते हैं इसका एक फिगर।
करंट सोर्स जिसकी वैल्यू आई, पैरेलल में लगा दिए रेजिस्टेंस, जिसको बोल दिया आई आर आई, जिसको बोल दिया आर आई। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स की कंडीशन में, प्रैक्टिकल करंट सोर्स की कंडीशन में आर आई इक्वल टू होगा मैक्सिमम, आर आई इक्वल टू होगा मैक्सिमम। अगर कोई करंट सोर्स प्रैक्टिकल है तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, मेगा ओम में होगा। अगर इफ आर आई इजिकल टू इन्फाइनाइट, आर आई इजिकल टू इन्फाइनाइट, आर आई मैंने इतना कर दिया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट हो गया, तो इसका मतलब ये करंट सोर्स हो गया आइडियल, आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन। तो फिगर बनाता हूं इसका, देखते हैं। ओपन सर्किट आई एस, आर आई इजकल टू इन्फिनिटी, ये है आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। तो आप समझे होंगे आइडियल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, दोनों प्रैक्टिकल और आइडियल करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के बारे में। क्या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, कैसे पैरेलल में होता है या सीरीज में होता है, इसमें पूछ लेता है कैसे जुड़ा होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको माइंड में रखना है। तो आगे देखते हैं इसके आगे क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सिर्फ करता हूं। अब आगे देखेंगे हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ और करंट लॉ को, केवीएल केसीएल, केवीएल और केसीएल, केवीएल और केसीएल, किरचॉफ्स लॉ। केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। तो सबसे पहले देखते हैं केसीएल, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल का मतलब होता है, एक वैज्ञानिक थे साइंटिस्ट केसीएल, उन्होंने कहा था किसी जंक्शन पर या किसी नोड पर जितनी भी करंट आ रही हैं, जितनी भी करंट आ रही हैं और जितनी भी करंट जा रही हैं, उनका सम जीरो होगा, उनका सम जीरो होगा। तो देखते हैं, यानी आने वाली करंट, किसी नोड पर आने वाली करंट तथा जाने वाली करंट का योग इजिकल टू जीरो होगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं जो मैंने बोली है, आने वाली करंट और जाने वाली करंट, यानी इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट इजिकल टू जीरो, इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट इजिकल टू जीरो। ये हो गया एक नोड।
I1 I2 I3 I4 ये नोड है। नोड बताया था मैंने डीसी सर्किट के स्टार्टिंग में, बेसिक में, कि नोड क्या आता है जिससे करंट विभाजित होती हैं। नोड एन तो इनकमिंग करंट, इसमें इनकमिंग करंट मतलब आने वाली करंट, इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट कौन सी है? I1 एंड I2। इनकमिंग करंट आने वाली करंट। आउटगोइंग करंट I3 एंड I4। एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये करंट जा रही है तो मैं इसको पॉजिटिव बोल सकता हूँ, और ये जा रही है तो मैं इसको नेगेटिव बोलूँगा। ये जा रही है पॉजिटिव, ये निकल रही है नेगेटिव, या ये जा रही है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव। आप कोई भी एक साइन कन्वेंशन मान सकते हैं अपने सूटेबल। मैं अपने सूटेबल मानूंगा जाने वाली करंट को नेगेटिव और निकलने वाली करंट को पॉजिटिव। तो देखते हैं, तो इनका सम होगा, यानी I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इजिकल टू जीरो। तो I1 प्लस I2 इजिकल टू I3 प्लस I4। इससे एक और निकल गया कंक्लूजन कि किसी नोड पर इनकमिंग करंट इजिकल टू होगा आउटगोइंग यानी किसी नोड पर जितनी भी करंट आ रही हैं उनका सम और जितनी भी करंट जा रही हैं उनका सम बराबर होगा। ये हो गया किरचॉफ लॉ। एक नोट करने वाली है बात, किरचॉफ लॉ केसीएल नॉन एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी जो केसीएल है वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण का पालन करता है। कैसे करता है? अब मैं इसको दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। मैंने लिखा था I1 प्लस I2 इजिकल टू I3 प्लस I4। मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं कि ये आवेश संरक्षण नियम का पालन कैसे करता है। तो देखते हैं, I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है dq अपॉन dt। तो I1 हो जाएगा dq1 अपॉन dt प्लस dq2 अपॉन dt बराबर dq3 अपॉन dt
प्लस डी क्यू 4 अपॉन डी टी। डी टी कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा डी क्यू 1 डी क्यू 2 डी क्यू 3 डी क्यू 4 डी क्यू 4, यानी Q1 प्लस Q2 बराबर Q3 प्लस Q4। इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज भी करंट की तरफ फ्लो होता है, तो चार्ज आने वाला चार्ज इज इक्वल टू जाने वाला चार्ज, इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। तो चार्ज क्या, आवेश। इससे पता चलता है कि जो हमारा KCL है वो आवेश संरक्षण यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर आधारित होता है। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है। मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे रफ करता हूं मैं। कोई सर्किट है, ये वोल्टेज सोर्स मान लेते हैं 5 वोल्ट का है, ये रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये लग रहा, ये लग रहा है इसमें एक वोल्टेज सोर्स, प्लस माइनस 3 वोल्ट का मान लेते हैं इसे। दो ओम, 1 ओम, 3 ओम, ये मान लिया मैंने। मैं इस पर KCL लगाना चाह रहा हूँ, मैं इस पर KCL लगाना चाह रहा हूँ, तो देखते हैं KCL कैसे लगेगा। मैं इसमें कोई भी करंट कैसी भी डायरेक्शन में मान सकता हूँ। आप कोई भी डायरेक्शन में मान लीजिए करंट, चाहे नोड की तरफ जाते हुए मान लीजिए, चाहे नोड से निकलते हुए मान लीजिए, किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए। अगर उसका आंसर साइन के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन को हम बाद में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी डायरेक्शन मान ली, इसमें I1, इसमें मान ली मैंने I2, इसमें मान ली मैंने I3। तो KCL के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें ये नोड है तो मैं लगाऊंगा KCL एट नोड बी, KCL एट नोड बी। तो देखते हैं, नोड से सारी करंट जाने वाली हैं, सारी करंट आउटगोइंग हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। एक बात और ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। हायर पोटेंशियल मतलब ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका वोल्टेज ये माइनस ये माइनस ये, V माइनस 5/2। मैंने यहाँ पर लगा रहा हूँ ओम्स लॉ, क्या लगा रहा हूँ, नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो I1 हो गया V माइनस 5/2 V/R प्लस 2, करंट ये ऐसे फ्लो हो रही है तो ये हायर हुआ ये लोअर हुआ, तो B माइनस 3/1
प्लस I3 V माइनस 0, यहाँ पर 0 होता है वोल्टेज, कितना, ये ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड मतलब 0, V माइनस 0 अपॉन 3 इजकल टू 0। ये हुआ KCL। अब इससे एक चीज़ पता पड़ रही है हमें, इससे एक चीज़ पता पड़ रही है कि KCL प्लस ओम्स लॉ इजकल टू होता है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है थ्योरी में कि नोडल एनालिसिस क्या होता है। तो नोडल एनालिसिस क्या होता है, KCL और KVL दोनों एक साथ लगते हैं, KCL और ओम्स लॉ, KCL और ओम्स लॉ दोनों एक साथ लगते हैं, दोनों एक साथ रहे, इसका मतलब वो नोडल एनालिसिस। तो मैं यहाँ से B की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो V माइनस 5/2 प्लस B माइनस 3 प्लस B/3 इजकल टू 0। एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम 3V माइनस 15 प्लस 6V माइनस 18 प्लस 2V इजकल टू 0। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाकी का क्या हुआ, 3V 6V 9V 11V 11V भी हो गया, ये 15 18 33 माइनस 33 इजकल टू 0। इलेवन V इजकल टू 33, V इजकल टू 33/11, V इजकल टू 3 वोल्ट। तो यहाँ का वोल्टेज आ गया 3 वोल्ट। कितना वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट यहाँ का वोल्टेज। तो आपने यहाँ पर, मेरा मेन पर्पज था ये आपको समझाना, कि नोडल एनालिसिस क्या होता है। तो नोडल एनालिसिस होता है KCL प्लस ओम्स लॉ। तो आगे देखते हैं हम, इसे मैं रफ करता हूं। एक चीज और है, जो हमारा ओम्स लॉ है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि KCL टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आप ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, KCL इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, बट ओम्स लॉ वर्क ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर। जब मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया था तभी बताया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ फॉलो होगा। तो ओम्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब, और ये कुछ फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर बेस पर, KCL पर। तो नोडल एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं KVL पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, कोई एक हमारे पास क्लोज सर्किट है, उसमें जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा,
या वोल्टेज होगा, उन सभी का सम इजिकल टू 0 होगा, उन सभी का सम इजिकल टू 0 होगा। तो ये वोल्टेज लॉ होता है किरचॉफ का। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ। प्लस माइनस, ये बी वोल्ट है, R1 R2 R3 प्लस माइनस B1 प्लस माइनस B2 प्लस माइनस B3। तो ये पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, ये दूसरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, ये तीसरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो अकॉर्डिंग टू KVL इन सभी का वोल्टेज सम इजिकल टू 0 होगा। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक KVL, कैसे भी घुमा दो, ऐसे घुमा दिया। KVL में पोलरिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, साइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर साइन कैसे लेंगे, प्लस से माइनस से प्लस पर एंटर कर रहे हैं, माइनस से प्लस पर एंटर कर रहे हैं, तो प्लस पर प्लस वाला, प्लस पर प्लस वाला, अकॉर्डिंग टू KVL। यानी लूप वन में KVL लगाने पर माइनस से प्लस यानी प्लस B, प्लस से माइनस B1, प्लस से माइनस B2, प्लस से माइनस B3 इक्वल टू 0। ये हो गया KVL के अकॉर्डिंग इसका लूप वन का इक्वेशन, KVL इक्वेशन हो गया। अगर आप दूसरे वे से आप KVL लगाना चाहते हैं इस लूप में, तो कैसे लगेगा? ये फर्स्ट वे है और सेकंड वे से आप देखते हैं, आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। मैंने लिया था सेकंड वाला साइन, आप फर्स्ट वाला साइन ले लें, तो माइनस भी पहला वाला साइन इसका, B1 इसका पहला वाला साइन, B2 इसका पहला वाला साइन, B3 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करने पर आएगा V इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। यहाँ से भी V इक्वल टू आएगा, V को इधर पहुँचा दो तो क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। तो आप कोई सा भी साइन फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चनों में ये वाला साइन फॉलो करूंगा, पहला वाला कन्वेंशन फॉलो करूंगा। आप कोई सा भी अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। मैं ये वाला करूंगा। जितने भी मैं आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा न्यूमेरिकल, उसमें जितने भी KVL लगेंगे मैं इस वे से चलूंगा। मैं पहले वाले वे से करूंगा, लास्ट वाले साइन को लेते हुए। आप कोई सा भी ले सकते हैं। नोट, KVL फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी KVL है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे करता है? लाओ आओ मैं इसका प्रूफ करता हूँ। जैसे KCL में प्रूफ किया था, ऐसे ही KVL में प्रूफ करता हूँ। तो B बराबर क्या था मेरा? B इक्वल था B1 प्लस B2 प्लस B3। V बराबर मैंने पढ़ाया था आपको W अपॉन Q, ये फॉर्मूला पढ़ाया था, W अपॉन Q। तो देखते हैं, W अपॉन Q बराबर W1 अपॉन Q, W2 अपॉन Q, W3 अपॉन Q।
Q से Q कैंसिल हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W23। W क्या है, ये किया गया कार्य होता है जो जूल में होता है। किस में होता है, जूल में। जूल क्या होती है, एक एनर्जी होती है। जूल क्या होती है, एनर्जी होती है। तो इससे पता पड़ता है कि जो हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। यानी इसका मतलब है इसमें टोटल ऊर्जा निकालेंगे, टोटल ऊर्जा एनर्जी किसी भी एलिमेंट में, इसमें किसी भी एलिमेंट में एनर्जी निकालेंगे, उन सब का सम करेंगे तो जीरो आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, तभी होगा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केसीएल में क्या था, अगर हम हर एक एलिमेंट में चार्ज निकालते तो उनका सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जीरो, तब वो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता। इसमें एक और डिस्कशन करता हूं मैं, देखते हैं, इसको मैं रफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने पढ़ा होगा मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस क्या होता है, इसी सर्किट में बनाता हूं मैं। प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3। मान लो यहाँ से एक करंट फ्लो हो रही है I, यहाँ से एक करंट फ्लो हो रही है I। अब मैं इसमें एक लगाता हूँ KVL। तो क्या आया था, B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 आया था, पहले बता चुका हूँ। ओम्स लॉ के द्वारा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, V1 बराबर हो जाएगा I1 IR1 V2 IR2 V3 IR3 IR। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि KVL प्लस ओम्स लॉ इक्वल टू होता है मैश एनालिसिस। मैश क्या होता है, एक लूप होता है। डीसी सर्किट की बेसिक क्लास में मैंने बताया था मैश क्या होता है। मैश एक लूप होता है। तो यहाँ पर एक ये लूप है, लूप में केवीएल लगाएं और उसमें ओम्स लॉ लग रहा हो तो क्या होता है, वो मैश एनालिसिस होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। KVL, KCL, डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इन सब का रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का ये। जरूर इस सेशन में से आपके लिए जरूर कोई क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप इस सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।